तेजस्वी यादव ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में सारे मुद्दों पर बात की है। तेजस्वी यादव वक्फ कानून का नाम लेकर मुसलमानों को लामबंद कर रहे हैं। उन्होंने मुस्लिम समाज से वादा किया है कि सरकार अगर आई तो वक्फ कानून को कूड़े में फेंक दिया जाएगा। तेजस्वी के इस बयान पर बीजेपी ने नमाजवादी बताकर हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश की है और ये आरोप लग रहे हैं कि ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। बीजेपी कह रही है कि उन्हें शरिया और हलाला पसंद है। देखिए ये रिपोर्ट। रविवार को पटना के गांधी मैदान में मुसलमानों का बड़ा हुजूम था और वहीं मौजूद थे तेजस्वी यादव। वक्फ कानून को लेकर एनडीए सरकार को घेरा जा रहा था। तब शायद तेजस्वी को भी अंदाजा रहा होगा कि वो जो कर रहे हैं और जो बोल रहे हैं, बीजेपी उसे नया मोड़ देगी, ध्रुवीकरण वाला मोड़। नमाजवादी तुष्टीकरण करने के मसीहा मौलाना तेजस्वी यादव जी, ये बताइए हमें, आप संविधान कभी पढ़े हैं? कभी उसकी मूल भावना को चरितार्थ किया है? बीजेपी का हमला बड़ा होकर शरिया और हलाला तक भी पहुंचा। ये नमाजवादी बाबा साहब के संविधान का सम्मान भी नहीं करते हैं। इनको तो चाहिए केवल शरिया कानून, इनको चाहिए हलाला। इनकी समझ है कि केवल एक धर्म विशेष का सशक्तिकरण होगा। दरअसल रविवार को पटना में तेजस्वी यादव ने नए वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात की थी। ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बिहार में किसी भी कीमत पे इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। तेजस्वी के बयान के बाद से बीजेपी हमलावर है और लगातार उन्हें नमाजवादी बता रही है कि चंद मुट्ठी भर सरमाएदारों के हक के साथ खड़े हैं, जो कि मजहब का नाम लेकर उनका शोषण करना चाहते हैं। इसलिए राजद और सपा का समाजवाद कतई समाजवाद नहीं कहा जा सकता, जिसे आजकल सोशल मीडिया में इस प्रकार का एक वर्ड यूज होता है कि नमाजवाद कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। ये लड़के किनके हैं? लालू यादव के। लालू यादव कभी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले थे, लेकिन भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गए और परिवारवादी बन गए। तेजस्वी यादव परिवारवादी के बेटे हैं, परिवारवादी हैं। परिवारवादी बनते बनते अपने को समाजवादी कहने लगे। अब समाजवादी से ये नवाजवादी बन गए हैं और नवाजवादी बन करके हसीन सपने देख रहे हैं। बिहार में शरिया कानून लागू करेंगे, ये नवाजवादी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकते हैं, लेकिन इन नवाजवादियों को बिहार की जनता मुंगेरी लाल के हसीन सपने पूरे नहीं हुए। पटना के गांधी मैदान में वक्फ बचाओ संविधान बचाओ रैली में तेजस्वी यादव ने जो कुछ कहा उससे साफ है कि मुस्लिम वोटों को रिझाने के लिए आरजेडी फ्रंट फुट पर खेलेगी। आरजेडी मुस्लिम वोटों में कोई बंदरबाट नहीं चाहती और उनको पूरी तरह रिझाने के लिए वक्फ कानून को खत्म करने का दांव चल दिया है। और आरजेडी अपने कोर माई समीकरण को एक मुस्त रखना चाहती है, जिसमें 18% मुस्लिम वोट काफी अहम हो जाता है। तेजस्वी के रविवार वाले तेवर बता रहे हैं कि वो मुसलमानों के लिए अपनी जगह वैसी ही बनाना चाहते हैं जैसी जगह 1990 में आडवाणी की राम रथ यात्रा को रोककर उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने बनाई थी।
लेकिन तेजस्वी ने अगर मुस्लिम वोटों को एकजुट करने के लिए वक्फ कानून हटाने वाला दांव चला है, तो बीजेपी ने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़ दिया। आरजेडी और बीजेपी के दांव में जेडीयू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। समाजवाद, न्याय के साथ विकास का एक ऐसा मॉडल है जो नीतीश कुमार जी ने पेश किया है। वह मॉडल यह है कि दलित के हाथ में राष्ट्रीय झंडा होता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनको सैल्यूट करते हैं। तो समाजवाद की यह परिभाषा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास चलता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास होता है और सवर्ण आयोग की अनुशंसा भी बिहार में लागू होती है। पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा भी लागू होता है। इसलिए अब कौन किस रूप में, हर धर्म के लोगों को अपनी आस्था व्यक्त करने का अधिकार है। इस बीच एक सवाल कांग्रेस के सामने भी है कि जिन अल्पसंख्यकों के वोट पर उसकी नजर थी, क्या उसे तेजस्वी अकेले ले उड़ेंगे? समाजवाद, नमाजवाद, सनातनवाद, ये जो भारत की सांस्कृतिक बात है ना, बीजेपी को कुछ भी पता नहीं है। ना बीजेपी राम की मर्यादा का पता है, ना बीजेपी को शिव के वसुधैव कुटुंब का पता है, ना कृष्ण के त्याग और कृष्ण के कर्म का पता है, और ना ही बुद्धम शरणम गच्छामि अपो दिपो का पता है। बीजेपी हमेशा हिंदुस्तान में नफरत की राजनीति का खेल खेलती है। बीते कुछ घंटों में बिहार में हुई सियासी हलचल से साफ नजर आने लगा है कि 4 महीने बाद होने वाला विधानसभा चुनाव हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पर ही लड़ा जाएगा। वैसे ये भी हकीकत है कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा, वैसे वैसे बिहार चुनाव की असली तस्वीर सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बिहार में चुनाव की तैयारी फुल स्पीड में है। तैयारी ऐसी है कि जेडीयू के दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। जेडीयू प्रदेश कार्यालय में ऐसा पहली बार देखा गया है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई गई हैं। ये तस्वीरें बिहार की सियासत में एक नया संदेश देती हैं। वो संदेश ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जेडीयू के लिए बेहद जरूरी हो गए हैं। वहीं 2013 में जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर देश भर के अखबारों में प्रकाशित हुई थी, तो नीतीश कुमार नाराज हो गए थे और इतना नाराज हो गए थे कि उन्होंने अपनी सरकारी आवास पर आयोजित की जाने वाली डिनर पार्टी को ही रद्द कर दिया था। इसके बाद एनडीए और जेडीयू के रिश्तों में दरार आनी शुरू हुई, जो इतनी गहरी हो गई कि नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होने का फैसला कर लिया। 2013 का वक्त था जब एक तस्वीर हर एक अखबार में छपी थी। वो तस्वीर थी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसके बाद बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन था वो टूट गया था। पर साल है 2025 और इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। और सबसे पहले आपको हम जेडीयू प्रदेश कार्यालय में एक पोस्टर की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। आप तस्वीर देखिए कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब जेडीयू प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर लगाई गई है और लिखा गया है महिलाओं की जय जयकार, फिर से एनडीए सरकार। इसी तरह के कई जो पोस्टर हैं वो जेडीयू प्रदेश कार्यालय में लगाया गया है। नौकरी, रोजगार, खुशहाल बिहार, फिर से एनडीए सरकार। तो कहीं ना कहीं इस पोस्टर के माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई है कि एनडीए पूरे तरीके से इंटैक्ट है और इस बार केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर विधानसभा का चुनाव नहीं होगा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी बिहार में विधानसभा का चुनाव एनडीए लड़ेगी। पर कहीं ना कहीं इस पोस्टर को लेकर विपक्ष भी सरकार पर और एनडीए पर हमला कर रहा है। पटना से एनडीटीवी के लिए शिवम। जेडीयू कार्यालय में आदरणीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का तस्वीर लगा है। कल बीजेपी का झंडा लगेगा
और परसों आरएसएस का शाखा भी लगेगा। कभी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब अखबारों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के साथ तस्वीरें छप गई थी तो खाने का पत्तल खींच लिया था, गठबंधन तोड़ दिया था बीजेपी के साथ। और आज ये स्थिति आ गई। तेजस्वी यादव जी की आशंका सही साबित हुई। हिम्मत है तो जेडीयू वाले आदरणीय नीतीश जी की तस्वीर बीजेपी कार्यालय में लगाकर दिखा दें। आपके पसंदीदा शो टॉप स्टोरी में अब बात करते हैं बाबाओं को लेकर मचे घमासान की। इटावा की घटना के बाद से कभी कथावाचकों की जाति पर विवाद खड़ा हो रहा है तो कभी उनके कथा वाचन की फीस को लेकर। बात शुरू हुई थी इटावा में मुकुटमणि यादव नाम के कथावाचन की पिटाई के बाद। वो ब्राह्मणों के एक गांव में कथा वाचन के लिए गए थे तो उनके साथ मारपीट की गई। इसके बाद अखिलेश यादव ने इसे सियासी मुद्दा बना दिया। सिर्फ संतों की बात नहीं, फिर बाबाओं की फौज की भी एंट्री हो गई। बात बढ़ी तो अखिलेश यादव ने कह दिया कि बाबा बागेश्वर कथा वाचन के लिए 50 लाख रुपए की फीस तक लेते हैं। अब बाबा बागेश्वर ने इशारों में अखिलेश यादव को जवाब दिया है। सुनिए क्या कहा है। हम यही कहेंगे कि बहुत विचार पूर्वक टिप्पणियां करनी चाहिए। किसी के ऊपर एक उंगली उठाने से पहले 3 उंगलियां सुतार की तरफ होती हैं। बाकी हम राजनेताओं को कोई जवाब देते हैं। बाबा ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब दे गए। आपको याद होगा कि इटावा में कथावाचक के साथ मारपीट की घटना के बाद अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर को 50 लाख का कथावाचक बताया था। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा वाचने की पता कितनी कीमत होगी उनकी? फ्री थोड़े नहीं। इटावा में मुकुटमणि यादव नाम के कथावाचक से मारपीट की घटना के बाद जबरदस्त बवाल हुआ। बात कथावाचकों की जाति तक भी पहुंची। अब बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र के लिए जातिवाद से उठना जरूरी है। इसे सुलझाने की आवश्यकता है। इस विवाद को जातिवाद में न ले जाए, अपितु देश को बड़ा बनाने के लिए जातवाद से ऊपर उठना चाहिए। हम सब ईश्वर की संतानें हैं, हम सब ईश्वर के पुत्र हैं। भगवान के अगर 4 बेटे हैं तो भगवान को ना तो कोई बेटा प्रिय है अत्यधिक प्रिय, न कोई अत्यधिक अप्रिय। भगवान के लिए, पिता के लिए जिस प्रकार चारों पुत्र समान है, वैसे ही परमात्मा के लिए हम सभी वर्ण समान हैं। कोई बड़ा छोटा ऊंच नीच भेदभाव नहीं है। बाबा बागेश्वर लगातार हिंदू, हिंदू धर्म, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बातें करते रहे हैं। पिछले साल उन्होंने यूपी में हिंदू एकता यात्रा की और शायद यही वजह है कि अखिलेश उन्हें निशाने पर ले रहे हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर भी अखिलेश को नसीहत देने में पीछे नहीं हट रहे। की घटना हुई बहुत ही निंदनीय हुई है। इसलिए हमारी प्रार्थना है सभी नेताओं से हाथ जोड़कर कि हमारा जो पदयात्रा का कार्य है वो और बढ़ जाएगा। ये देश और मिट जाएगा, देश और बर्बाद हो जाएगा, खाइयाँ और बड़ी हो जाएंगी। भगवान कृष्ण की कथा, भगवान राम की कथा, भगवत चर्चा मीरा ने सुनाई, सूरदास ने सुनाया, कबीरदास ने सुनाई, रैदास ने सुनाया और हम सबने उनके गीतों को गाया, पदों को गाया, उनकी बातों को जन जन तक पहुंचाया। इसलिए हमारी प्रार्थना है कृपा करके जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए कार्य करें। दरअसल बाबा बागेश्वर पर 50 लाख रुपए लेकर कथा वाचन करने की बात करके अखिलेश यादव ने बीजेपी की हिंदू एकता वाली कवायद में सेंध लगाने की कोशिश की, लेकिन बाबा बागेश्वर ने उस कवायद को उल्टा मोड़ दिया। तो कल हिंदू ही आपस में लड़कर के मर जाएगा। मुसलमानों की जरूरत नहीं है, ईसाइयों की जरूरत नहीं है लड़ाई के लिए। हिंदू ही आपस में अब काफी हो रहा है। ऐसी परिस्थिति बन रही है। ऐसे में हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। इसलिए जातवाद छोड़ो, राष्ट्रवाद से नाता जोड़ो। बहरहाल ये समझना जरूरी है कि कथावाचकों, उनकी जाति और उनकी फीस को लेकर सियासत में छिड़े घमासान का कनेक्शन चुनावी है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। टॉप स्टोरी
स्टोरी में हर रोज इस समय आप हमारे साथ देख सकते हैं देश दुनिया का सबसे ताजा हाल, सबसे बड़ी स्टोरी। और आज के लिए टॉप स्टोरी में मेरे मनोज्ञा लोईवाल के साथ इतना ही, और अब आगे की खबरें विस्तार से न्यूज हेडक्वार्टर्स में।